अच्छा, ये मासूमियत और वो जो क्यूटनेस है ना, हाँ, इनोसेंस, हाँ इनोसेंस जिसको कहते हैं, वो खत्म थी बस इनके किरदार और इनकी अदाकारी पे। और एक्चुअली आजकल जो कॉमेडी होती है ना, स्टैंड अप कॉमेडी कोई भी देख ले, उसमें इनोसेंस नहीं होती, उसमें बड़े शातिर किस्म के तेज, आपको पता चल जाता है, इट्स रियली फनी। लेकिन विद नन्ना देयर वाज अ बिट ऑफ इनोसेंस देयर एज वेल। इनके बारे में इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा कोरोना की ऑफ कोर्स यू नो स्टेयरिंग अस इन द फेस, और नंबर्स जो अच्छा मुझे बताइए जरा, मुझे तो लगता है मेरी फेसबुक सिर्फ इसी स्टेटस से भरी हुई है कि खुदा न खास्ता कोई कोरोना का शिकार होकर फौत हो गया या फिर कोरोना पॉजिटिव वो और पूरा खानदान आ गया है, तो दैट इज रियली अलार्मिंग। और जब आपके इतने क्लोज नेट क्लोज सर्कल में इतने ज्यादा केसेस, बेतहाशा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो जाएं, तो फिक्र और तशवीश होनी चाहिए। एंड देन यू आर, आई एम सॉरी बट यू आर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ वेटिंग कि हमारे घर कब आएगा, इन द सेंस क्योंकि वो इतना दायरा टाइट होता चला जाता है कि अब आपको लगता है कि आप बच नहीं सकते। वैसे भी कहते हैं कि हर किसी को ज़रूर होगा एक दफ़ा, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत से लोग इससे रिकवर भी हो रहे हैं, बल्कि ज़्यादा रिकवर हो रहे हैं। आपको बताएं कि कोरोना का मुकाबला करना है और साथ मईशत पर बोझ भी नहीं पड़ना चाहिए। कौमी राब्ता कमेटी में अहम फैसले किए गए। सिंध में तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, तफरीही मकामात, पार्क्स, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ ताहुक्म सानी बंद रहेंगे, यानी अभी तक बंद रहेंगे, ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे। खाने पीने और अशिया ज़रूरिया समेत तमाम मार्केट्स हफ्ते में 5 रोज़ सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। ये एक दफ़ा स्ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी भी अब्दुल्ला कन्फ्यूजन है कि वो 5 बजे तक खुली रहेंगी या कब तक खुली रहेंगी, तो 7 बजे तक खुली रहेंगी 5 डेज़ अ वीक। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में तमाम कारोबारी मराकज़ हफ्ते में 5 रोज़ खुले रहेंगे। शाम 7 बजे के बाद तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ बंद रहेंगी। बलूचिस्तान में कारोबार सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। और इजलास के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मखसूस शोबों के अलावा बाकी सब कुछ SOPs के तहत खोलने का फैसला किया है, और अवाम से अपील है कि वो ये ना समझें कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है और पहले की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। तो लिहाजा लॉकडाउन डेफिनेटली स्टेज, लेकिन बहुत ही ईज हो गया है। देखिए लॉकडाउन तो तकरीबन खत्म ही हो गया है, ऑल्दो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अवाम ये ना समझें, लेकिन SOPs पर अमल करें। इस बात का रिमाइंडर दिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, ये भी उन्होंने कहा। क्या कहा एग्जैक्टली, ये आप उन्हीं के अल्फाज सुनिए। आज जो हमने फैसला किया, एक नेगेटिवनेस निकाली, यानी कि सिर्फ वो शोबे जो हमने बंद करने हैं, बाकी हमने खोल दिए। हमारे ख्याल में टूरिज़म को इसलिए खोलना चाहिए कि वो इलाके जिधर टूरिज़म सिर्फ 3-4 महीने होते हैं गर्मियों के, जिधर लोग उनका रोज़गार टूरिज़म की वजह से होता है, दुबई में और सऊदी अरेबिया में ख़ास तौर पे फंसे हुए हैं, बाकी मिडल ईस्ट में, तो मुझे खुशी ये है कि अब हम आपको ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान लाएंगे। ये तो आपने सुन लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो फैसले किए गए हैं वो आज होने वाले नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इजलास के बाद अवाम के सामने रखे जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में कोरोना से मज़ीद 23 अफराद इंतकाल कर गए। अब कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 1543 हो गई है। नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद 72,460 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब वज़ीर आला उस्मान बुस्तार को भी भेजी गई समरी में इंकशाफ किया गया है कि लाहौर में कोरोना वायरस ख़तरनाक हद तक फैल चुका है। कोई भी रिहायशी इलाका और कस्बा इस वबा से महफूज नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बता दें कि लाहौर वाली जो स्टेटिस्टिक्स हैं, जो रिसर्च वगैरह की जा रही है, उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, कहा यही जा रहा है। तो लिहाजा जब आपको खुद नहीं पता होगा कि आपके अंदर वायरस है, तो कितने आसानी से आप आगे मुंतकिल कर सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि प्लीज़ अभी भी लोगों से ना मिलें, ना राब्ते में रहें, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको किससे लगे और आपसे किसको लगे। तो अगर आप नौजवान हैं, आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन खुदा न खास्ता आपने अपने दादा दादी, नाना नानी, वालिदैन में से किसी को इन्फेक्ट कर दिया, तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। इसलिए चैंपियन बन के बगैर मास्क के घूमने की बाहर जहमत ना कीजिए। ये चैंपियन बन के आपने बड़ी अच्छी बात की है कि मुझे लगता है कि अब ये थोड़ा सा आड़ा ही आ गया कि जी देखो जी हम इनविंसिबल हैं और हमें तो कुछ हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये बहादुरी और बुज़दिली का जुमरा सा बना लिया है कि बिला वजह भाई जो मास्क पहन रहा होगा उसको लोग अजीब अजीब आंखों से देखेंगे और जो नहीं पहन रहा होगा वो ठीक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी और वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गनी साहब। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने अहम फैसलों का ऐलान किया है। क्या सिंध हुकूमत इन तमाम फैसलों से मुत्तफिक है या हैं कुछ रिजर्वेशंस? देखिए, जो कल मीटिंग हुई है NCC की, उसमें भी सिंध गवर्नमेंट का यही मौक़िफ़ था कि माजी की तरह जो कहते रहे कि जितने भी फैसले हों कोरोना की तनाजुर में,
वो प्राइम मिनिस्टर साहब लीड करें, वफाकी हुकूमत लीड करे और तमाम सूबे उसको फॉलो करें। हमने यही गिला किया था कि जो मीटिंग 7 मई को हुई थी एनसीसी की, उसमें ये फैसला हुआ था कि शॉपिंग मॉल बंद होंगे, सुपर स्टोर्स बंद होंगी और मार्केट जो है बड़ी बंद होगी, बाकी चीजें खुल जाएंगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मसला आया तो वहाँ पंजाब ने और इस्लामाबाद में ये कहा गया कि वो शॉपिंग मॉल्स खोल रहे हैं जो एनसीसी के फैसलों के खिलाफ बात थी। और सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत पर नाराजगी का इजहार किया कि जब पंजाब में खुल रहे हैं तो सिंध में क्यों बंद है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत थी जो एनसीसी के फैसलों के मुताबिक मनवन अमल कर रही थी। तो सीएम साहब ने यही कहा कि फैसले आप कर लें, हमें एतराज़ भी होगा तो हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे जिस तरह माजी में भी हमने किया है। जितने फैसले एनसीसी में हुए हैं हम उन पर अमल दरामद करेंगे। अलबत्ता जो SOPs हैं उसको हम कोशिश करेंगे कि इम्प्लीमेंट करवाएं, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था कि जो वायलेट करते हैं SOPs को उनकी दुकानें सील की जाएं और उनके ऊपर सख्ती न की जाए। तो अगर सख्ती नहीं होगी, अगर कोई कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती, दुकानें सील नहीं कर सकती, तो फिर शायद SOPs को अमल दरामद कराने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएंगी और ये बात हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे। अच्छा गनी साहब, ये SOPs पे जब तक हम काम ना करवा लेंगे इम्प्लीमेंट, अब ये बातें बिल्कुल रिडंडेंट इसलिए लगना स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है और ये काफ़ी हफ्तों से, कुछ महीनों से इनफैक्ट हमने देख लिया है कि SOPs बाय फोर्स करवा नहीं सकते और फिर फोर्स यूज़ भी नहीं करनी, तो ये एक्सपेक्टेशन रखना इज़ अ लिटिल अनरियलिस्टिक। एनीवे, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अब सब कुछ ऑब्वियसली मामूल पर आ ही रहा है, तो तालीमी इदारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अहम तरीन शोबे भी हम सजेस्ट करेंगे कि आप देख लें, मतलब बाकी सब कुछ तो खुल ही रहा है, कि इस मुतालिक सिंध में क्या होगा, कुछ डिसाइड किया गया है? देखिए, ट्रांसपोर्ट पे तो हम बात कर रहे हैं, वो हम उसको बिल्कुल खोल देंगे SOPs के साथ, लेकिन जहाँ तक तालीमी इदारों की बात है उस पर मैं समझता हूँ कि अभी तक तो यही राय है और अक्सरियत की राय है कि फिलहाल हालात ऐसे नहीं है कि हम तालीमी इदारों को खोलें। उसकी वजह है कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं और हम नहीं चाहते कि हम बच्चों को इस वक्त इस वायरस की तरफ कोई ऐसे माहौल उनको दें जिसमें उनका शिकार हो सके। कोशिश हमारी है, हम भी चाहते हैं कि बच्चों की तालीम कम से कम मुतासर हो, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर इस वक्त हम तालीमी इदारे खोलने की भी बात करेंगे और उस वक्त जब आपके मुल्क में केसेस बढ़ रहे हों तो कोई भी वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन है और मैं समझता हूँ कि स्कूल शायद वो आखिरी जगह होगी जिसको हम खोलेंगे। वेरी राइट, वालिदैन का भी कंसर्न है। बहुत शुक्रिया आपका सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा हुमा, आप ये बात कर रही थी कि SOPs इम्प्लीमेंट कराना नहीं कराना, देखें कोई भी कानून अगर बना दिया जाए तो उसको लागू कराने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह लाहौर में पहले सीट बेल्ट नहीं पहनते थे, हम यहाँ पे कराची में सीट बेल्ट पहनने का रिवाज नहीं था, सिग्नल तोड़ दिया करते थे, हमारे सामने जुर्माने हुए, उसके बाद लोगों ने फोन पे बात करना लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिए ना रूल्स। तो ये SOPs भी जहाँ बात हम कर रहे हैं या मास्क पहनने का जहाँ तस्करा कर रहे हैं, अगर इस पे भी जुर्माने हों और एक्चुअली इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की जाए तो लोग जरूर करेंगे। हाँ, और इसमें ये वो रियायत ना दी जाए कि चले इस बार नहीं अगली बार, ये मतलब वो वाला टाइम तो बिल्कुल अब रहा ही नहीं है। एनीवे जी, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। शाहवानी साहब, बलोचिस्तान हुकूमत लॉकडाउन में नरमी की ज्यादा हक में नहीं थी, लेकिन वजीर आजम के ऐलानात के बाद क्या आप दोबारा बात करेंगे या जो वफाक से गाइडलाइन आ गई है उसी पर अब अमल होना है? देखिए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट चूँकि उस वक्त जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स थे हम उनको देखते हुए, वैक्सीन कोई अवेलेबल नहीं, मेडिसिन कोई अवेलेबल नहीं और इंडेफिनिट पीरियड तक कोरोना का कोई मेडिसिन या वैक्सीनेशन आते हुए नज़र नहीं आ रहा, पहले भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन दुनिया में चूँकि लॉकडाउन का जो एक तरीक़ाकार है कोरोना के तदारुक रोकथाम के लिए इख्तियार किया जा रहा था, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही थी कि लॉकडाउन किया जाए। 1.5 माह हमने ऑलमोस्ट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, फिर फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के हमने 5 सेक्टर रिलैक्स किए, गो कि फेडरल गवर्नमेंट ने ज़्यादा सेक्टर रिलैक्स किए थे। और उसके बाद 2 हफ्ते कबल हमने जो लॉकडाउन है उसको फर्दर स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया। और लेकिन ये तय था, प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद भी हर एक NCC की मीटिंग में यही फरमाते थे कि एक नेशनल नरेटिव, नेशनल पॉलिसी, नेशनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए कोरोना को कॉम्बैट करने के लिए, जिसके
साथ जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट रोज़ अव्वल से कमिटेड थी, लेकिन साथ ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब का यह तजवीज़ रहा है कि हर एक सूबा अपने मारूजी हालात को मद्देनज़र रखते हुए वो भी डिसीजन ले सकती है। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने दोनों की, हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो उनके प्रपोजल थे, जो डिसीजंस थे, उनके साथ साथ अपने तौर पे भी अपने मारूजी हालात को मद्देनजर रखते अपने फैसले किए। अच्छा, ये बताइएगा शहबानी साहब कि कोरोना के केसेस जिस तादाद में बढ़ रहे हैं, अब तो 72,000 से तजावुज़ कर गई तादाद, इसका नाता, इसका रिलेशनशिप लॉकडाउन में नरमी से जोड़ा जाता है। बज़ाहिर वज़ीर आज़म इस थ्योरी से मुत्तफ़िक नज़र नहीं आते। बलूचिस्तान हुकूमत क्या समझती है, क्या लॉकडाउन नरम होने की वजह से ये इतनी बड़ी तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं? स्मार्ट लॉकडाउन का जो है कोई असर जो है नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों सेंस में हमें नज़र नहीं आ रहा। जो डेटा में यही बता रहा है कि मंथ ऑफ मे में बहरहाल एक स्पाइक थी और पूरे मंथ का मैंने आपको बताया कि 75% ओवरऑल हमारे केसेस के सिर्फ एक महीने में वो तादाद में इजाफा हुआ है। और इसके साथ खुश नसीबी की बात यह है कि बलूचिस्तान में जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ा है। पहले हमारी रिकवरी रेट जो है अब अप्रैल में वो 55% थी, फिर वो बिल्कुल प्लंज डाउन होके 13-14% तक पहुंच गई। अब उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वापस इजाफा हुआ है, अब ये 36% तक पहुंचा है। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है कि जितने भी हमारे होम आइसोलेशन में या आइसोलेशन में जितने भी कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनको सप्लीमेंट्स, विटामिन्स और मेडिसिन जो अवेलेबल है, जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, मास्क के साथ एक पैकेज हम बना के उनके घरों में या जो हॉस्पिटल्स में हैं उनको हम फराम कर रहे हैं। गो के हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी ये सारी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। तो उसके बाद हम ये प्लान कर रहे हैं जो रिकवरी रेट है उसको बढ़ाया जाए, ह्यूमिडिटी को बूस्ट किया जाए। तो अगर ये बढ़ती है और 50 से 60% हमारी रिकवरी रेट हो जाती है तो इंशाल्लाह ये इस खुशखबरी में मज़ीद इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहबानी हमारे साथ मौजूद थे। देखें, आवाम पे जिम्मेदारी तो आयद होती है, लेकिन हमने देख ही लिया है जब हम आवाम पे रिलाय करते हैं तो क्या हमारे बाजारों, सड़कों, गलियों में क्या मंजर है। अच्छा, और कितने बड़ी तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं। तो आवाम पे जिम्मेदारी ना डालें, उनको समझाना पड़ेगा और उन पे थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी, थोड़ी सी पेनल्टी वगैरह लगानी पड़ेगी। अच्छा जी, एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले लें। माहिर वबाई अमराज डॉक्टर साद नियाज हमारे साथ हैं, जो कि कोविड पॉजिटिव भी रिसेंटली उनको पता चला है कि हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहते हैं कि कोरोना के मरीजों और अमवात में जिस कदर इजाफा गुज़िश्ता एक हफ्ते में देखा गया है, ये इंतहाई परेशान कुन है। दिस इज ऑल वी कैन टॉक अबाउट। बतौर तिब्बी माहिर, आपको इसकी प्राइमरी वजह क्या नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो हमारी जो पॉलिसी है हुकूमत की, वो एक यकसुई के साथ नहीं थी। कोई इसमें ये कह रहा था कि ये वबा ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, कोई ये कह रहा था कि ये किसी में कोई साजिश है, कोई ये कह रहा था कि कुछ नहीं होगा। तो एक यकसुई के साथ एक पॉलिसी नज़र नहीं आई, एक स्टेटमेंट। अगर प्राइम मिनिस्टर को भी देखें तो वो एक दफ़ा कहते थे कि ख़तरनाक है, बढ़ सकती है, दूसरी दफ़ा कहते थे नहीं हमारे लिए इतना मसला नहीं होगा, हम इसको संभाल लेंगे। दूसरा मसला हमारी ज़ाहिर कौम की लापरवाही। आपने देखा कि हमने जो जब लॉकडाउन करना था उस वक्त सही किया नहीं, हम कहते रह गए और शोर करते रह गए, लेकिन उस वक्त हमें पता नहीं किन किन अलकाबों से नवाजा गया। बहरहाल वो तो अब माजी का मामला हो गया। लेकिन लोगों ने जो ईद पे किया या जो आज कर रहे हैं, उसकी वजह लोगों की ज़ाहिर है अपनी हमारी जो है ना वो लापरवाही है और एहसास की कमी है, शऊर की कमी है। और उसमें एक बड़ा काम होता है लीडर का या हुकूमत का, कि हुकूमत उसके ऊपर लोगों को इस चीज़ को अगर बताती कि हमारे जो हालात हैं वो ठीक है, इतने बुरे नहीं है वैसे की तरह, लेकिन उसी तरह हमारी मेडिकल फैसिलिटी भी उसी तरह बहुत कम है। दुनिया में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की इज्जत की जा रही है, यहाँ तोड़ की जाती है, मारा जाता है। लोग आके ये भी कहते हैं कि जी इन्होंने बनाया और हमने कोई बीमारी बनाई है। तो मैं क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि अल्लाह ताला हमारे लीडरान को और हमारी कौम को हिदायत दे।
डॉक्टर साहब यकीनन हमें आपकी वो दीगर कराची के नाम पर डॉक्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में एक वक्त में किसी न किसी हद तक लॉकडाउन था, अब तो चलें बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ना होने के बराबर रह गया, टूरिज्म तक खोल दिया गया है, उसकी भी खोलने की बात हो गई है। तो आप क्या समझते हैं, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन हम राय लेना चाहते हैं कि क्या एक सख्त लॉकडाउन या जैसे कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन हम कहें 15 दिन का 14 दिन का, हाँ वो लग जाए तो क्या इस बीमारी को रोका जा सकता है या फ़र्क पड़ सकता है? जब लॉकडाउन करने का वक्त था उस वक्त हुकूमत ने लॉकडाउन नहीं किया, और जब टू बी फेयर हमारे से सिंध गवर्नमेंट ने राब्ता किया और हमने चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो डॉक्टर्स हजरात हमसे कहेंगे हम वो करेंगे, ये रमजान से पहले की बात। तो जब उन्होंने लॉकडाउन की बात की तो उस पर बहुत सारे इल्जाम भी लगाए गए। तो वो वक्त था लॉकडाउन का। अब तो मैं समझता हूँ लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होगा जी। अब तो अगर आप इंडिविजुअल लॉकडाउन करें, हमें लोग खुद अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं तो ठीक है। अभी भी लोगों का ख्याल है कि कोई मसला नहीं है, और हुकूमत भी उनको इसी चीज़ को, मैं समझता हूँ, मैं सुन रहा था जो एडवाइजर टू हेल्थ हैं वो फिर परसों कह रहे थे कि जी मास्क पहनना हम लाजमी करेंगे, लेकिन उसको मॉनिटर हम नहीं कर सकते। अभी भी हमारी जो प्रेडिक्शन है उससे हमारे मामला कम है। इससे पहले कहा जा रहा था गर्मी में हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ इम्यूनिटी बहुत है, और पता नहीं क्या क्या बातें होती थी, वो सारी की सारी तकरीबन अब रद्द हो गई हैं। तो अब तो ये कि इंसान अपने आप को बचाए, और खुदा के लिए मेरी तो ये अपील है लोगों से कि प्लीज़ देखें, मुझे पॉजिटिव हुआ है, अब मैं 14 दिन तक किसी की मदद नहीं कर सकता। ये मसला है इस बीमारी का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और बिल्कुल आपकी आवाज़ में जो थोड़ा सा वो अलार्म था और वार्निंग थी, हम टोटली वी एग्री विद इट। वी विश यू अ वेरी स्पीडी रिकवरी, होपफुली इंशाल्लाह आप जल्दी से ठीक हो जाएं। लेकिन अब ये बात करना कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए थी, ये कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, अब भाई लोगों, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अप टू यू। बार बार हम यही कहेंगे अब लॉकडाउन नरम हो, सख्त हो, फॉरगेट अबाउट दैट। ये ऑलमोस्ट एक लॉकडाउन है भी नहीं, लेकिन आपको तो अब तक पता चल गया है ना कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, तो लिहाजा अपने आप को बचाएं, अपने प्यारों को बचाएं, डोंट मीट पीपल। नवाज शरीफ को जाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो बैरून मुल्क नहीं जाने दिया गया, ये सवाल उठाया है फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म से तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम लिखे गए फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ की हालिया तस्वीर में उनकी हालत अच्छी नज़र आ रही है। नवाज शरीफ अपनी बरतानवी टेस्ट रिपोर्ट्स भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं कर रहे। लगता है बरतानवी लेबॉरेटरीज ने नवाज शरीफ की बीमारी की तस्दीक नहीं की है। वफाकी वज़ीर ने खदशा जाहिर किया कि पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ लेने के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट्स बनाई गई। फवाद चौधरी ने मुतालबा किया कि इस सारे मामले की इंक्वायरी कराई जाए, और पता चलना चाहिए कि किसने नवाज शरीफ को फरार होने में मदद दी, ये उनका भी कहना था। और फवाद चौधरी इससे पहले भी ऐसे खदशे का इजहार कर चुके हैं, लेकिन इस तरह तो सवालात पंजाब हुकूमत पर भी उठेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने उनको क्लियरेंस दी थी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या तो ये बात भूल रहे हैं या जानबूझकर ऑब्वियसली ऐसा कर रहे हैं। वी हैव टू फाइंड आउट। एनीवे, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान साहब ने। फयाज चौहान साहब, वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की टेस्ट रिपोर्ट्स की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। वो रिपोर्ट्स तो पंजाब हुकूमत के मातहत ही बनी थी, तो क्या पंजाब हुकूमत को भी अब यकीन है कि वो सब टेस्ट जो थे वो ठीक थे, या आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए कि शायद वो टेस्ट गलत थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है उसके दो पहलू हैं। एक पहलू के हवाले से तो उन्होंने अपनी एप्रीहेंशन ठीक रखी कि नवाज़ शरीफ साहब मुसलसल पिछले कई माह से जो उनकी फ़ोटोज़ लीक्स होती हैं उसमें वो बड़े हशाश बशाश और सेहतमंद घूमते फिरते नज़र आते हैं। नवाज़ शरीफ साहब ये कहते थे कि मुझसे ज़्यादा बीमार कोई नहीं है, और वो जनाब इतने बहादुर हैं और इतने सेहतमंद हैं कि लंदन जैसे शहर के जहाँ पे कोरोना वायरस की वबा हमारे मुल्क से कहीं ज़्यादा है, वहाँ पर बग़ैर मास्क लगाए जनाब पूरी ढिढ़ाई के साथ, पूरी बेशर्मी के साथ और पूरे जिसे कहते हैं कि दिलेरी के साथ वो बैठे हुए, हालांकि जो बच्चे हैं वो मास्क लगा के बैठे हुए हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उनकी सेहत का आलम क्या है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फवाद चौधरी साहब ने ठीक कहा, लेकिन वो जिस दूसरा जो पहलू है कि आप तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई एक डिसिप्लिन वे नहीं है।
किसी भी पार्टी के अंदर कोई मिनिस्टर हो या कोई लीडर हो, वो पार्टी का, हुकूमत का जो डेकोरम होता है, डिसिप्लिन होता है, उसके साथ अपने आप को चलाता है, मूव करता है, बिहेव करता है। अब यही बात आपने कहनी थी तो आप मीडिया में ये चलाए बगैर भी जनाब आप वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करके ये मुतालबा कर सकते थे। मीडिया पे ख़बर चलाए, कवरेज चलाए बगैर, टिकर चलाए बगैर ये अपने तौर पे भी बात कर सकते थे। तो मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहला पहलू उनका ठीक है, जो उनकी एप्रीहेंशन है नवाज शरीफ साहब के हवाले से और नवाज शरीफ साहब की जो रियल पोजीशन नज़र आ रही है। जो दूसरा पहलू मैंने आपके सामने रखा उसके हवाले से थोड़ा सा उन्होंने हस्बे साबिक थोड़ी सी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, मेरी ज़ाती राय है। चलें, आप कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। आप ये बताइएगा चौहान साहब कि फवाद चौधरी का पंजाब में होने वाले टेस्टों पर शक जाहिर करके तफ्तीश का मुतालबा करना, क्या वो मुस्लिम लीग नून को निशाना बना रहे हैं यहाँ पर, या फिर हुकूमत पंजाब को निशाना बना रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप अपने पहले क्वेश्चन के अंदर भी ये पूछा, पंजाब हुकूमत ने टेस्ट नहीं करवाए थे, टेस्ट इनके अपने होते थे, टेस्ट इनकी अपनी लेबॉर्ट्री के होते थे। मेडिकल बोर्ड था, जिस मेडिकल बोर्ड के अंदर जो है वो शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर भी थे, पंजाब हुकूमत के डॉक्टर भी थे, लेकिन वो बोर्ड उन्हीं रिपोर्टों के ऊपर ही जो है वो सारा अपने माहिराना राय और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव राय, अपनी प्रोफेशनल राय वो देता था। तो जो टेस्ट है वो तो इनके अपनी चैनल से, अपने एंगल से, अपनी लेबॉर्ट्री से और इनके अपने होते थे। ये बात बिल्कुल क्लियर सुन लें पाकिस्तान की आवाम भी जियो चैनल के ज़रिए से, ये हमारी सरकारी लेबॉर्ट्री से हुए टेस्ट नहीं थे, ये चीज़ आप क्लियर कर लें। टेस्ट इनके अपने बनाए हुए थे जो ना। और दूसरी चीज़ ये है, ये फवाद चौधरी साहब से आप पूछ लें कि उन्होंने ये जो मीडिया के अंदर जो है वो पूरा ढोल बजा के जो है ना ये जो सारा इशू खड़ा किया है, उसमें उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? नून लीग को जो है ना वो मिलाइन करना था या कुछ और उनका कोई मकसद था? तो आप उनसे पूछ लें। चलें, आपने ये बड़ी अच्छी तरह क्लैरिटी दे दी कि टेस्ट उनके अपने ही होते थे, ये कोई ऑफिशियल तरीके से टेस्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी गुड टू गो तो पंजाब हुकूमत ने कंप्लीट मेडिकल बोर्ड इन्वॉल्वड था। एब्सोल्युटली। तो चौहान साहब, अगर फवाद चौधरी की डिमांड पर वजीर आजम तफ्तीश का नहीं भी कहते तो पंजाब हुकूमत को तो अपने तौर पर अपनी तसल्ली के लिए ये तफ्तीश करा लेनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? ऐसा कोई ऑप्शन है? देखें, एक चीज़ तो आप बड़ी क्लियर रखें, टेक्निकल चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ। इजाज़त पंजाब हुकूमत ने नहीं दी, इजाज़त अदालतों ने दी है। एक अदालत ने उनकी ज़मानत ली उन्हीं मेडिकल रिपोर्ट्स के प्ली पे की बुनियाद पे, और एक दूसरी अदालत आलिया ने, मोहतरम अदालत ने, रिस्पेक्टेबल अदालत ने, वो उन्हीं रिपोर्ट्स के ऊपर उनको बाहर जाने की इजाज़त दी। ये बात क्लियर सुन रहे हैं। पंजाब हुकूमत का अव्वल और आखिर फैसला नहीं है। पंजाब हुकूमत इसकी 100% जो ना इसकी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो पंजाब हुकूमत के पास नहीं है बाहर जाने की, नवाज शरीफ साहब के। उसमें अदालतें भी हैं। उसके बाद हमने उसके रास्ते में हर्डल, बैरियर, ऑब्स्टिकल, रुकावट हमने खड़ी नहीं की। तो हम तो बाद में करेंगे, पहले तो वो अदालत के मुजरिम है ना। नवाज शरीफ साहब अगर पूरी ढिठाई के साथ दंदनाते फिर रहे हैं, सेहतमंद हैं, बरतानवी लेबॉर्ट्रीज़ की रिपोर्ट्स पेश नहीं कर रहे, तो जनाब ये तो अदालतों की तरफ से पहला, और वैसे भी उनको इश्तिहारी करार देने का भी मैंने सुना कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले तो अदालतों की तरफ से और कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ से ये सारी चीज़ें जो है ना स्टार्ट होंगी। तो उसके बाद पंजाब चौहान साहब शुक्रिया आपका। और यहाँ पे हम ज़ाहिर है ये तो नहीं कह रहे कि पंजाब हुकूमत ने इजाज़त दी है, लेकिन देयर वाज अ कंप्लीट मेडिकल बोर्ड इन्वॉल्व पंजाब हुकूमत की तरफ से। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आके नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक ब्रीफिंग दिया करती थी मीडिया को कि अब उनके इतने प्लेटलेट काउंट्स हैं और अब ये उनकी सेहत से मुताल्लिक ताज़ा सूरत हाल है, तो वो सारा भी हमें याद है। तो ये बिल्कुल ये लग रहा है कि जैसे कि हाथ साफ कर देना किसी चीज़ से, जबकि अप्रूवल तो इधर से ही आती थी ना। बेशक टेस्ट वो खुद करवाए, देखा तो इधर ही जाता था ना कि ये सही है कि जाली है या क्या है, तो उसमें भी ओके हो गया था और फिर अदालत ने इजाज़त दे दी। मतलब देयर वाज अ वे टू इट, पूरा एक प्रोसीजर बना हुआ था। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर किसी की। अच्छा, वैसे मैं आप बताऊं, ये बिला वजह का शोशा है
जो शायद अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी बहुत से सियासतदान छोड़ देते हैं। डॉक्टर आसिफ फारूकी की खबर भी कराची में जो अहले ज़ौक़ हैं और जो अहले इल्म हैं और जो लोग इनको जानते हैं, या कराची में रहने वाले वैसे तो ज़्यादातर लोग इनसे वाकिफ़ हैं ही, इनके काम से भी, इनके नाम से भी, उनके लिए बहुत बड़ा सदमा यकीनन थी। और वाकई ऐसा लग रहा था कि तो 2020 शुरू हुआ है ना, इसमें अच्छी खबरें ज़रा कम कम सुनने को मिल रही हैं। बल्कि डॉक्टर साहब की तो कल इट वाज ट्रेंडिंग और आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ, कंडोलेंसेस जो थी वो भी हमने ऑनलाइन देखी है। सबसे पहले एक दफ़ा फिर कोरोना पॉलिटिक्स की इस पर ज़रा बात कर ली जाए और आपको बताएं कि मुल्क को कोरोना जैसी ख़तरनाक वबा का सामना है, मगर हमारे यहाँ इल्ज़ामात की सियासत ख़त्म नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में अजीब कशी चल रही है और कोरोना वायरस सबसे पहले सूबा सिंध में नमूदार हुआ और सिंध हुकूमत ही सबसे पहले लॉकडाउन की तजवीज़ पेश की। कुछ अरसे तक सिंध हुकूमत की कोरोना से निमटने की पॉलिसीज़ की तारीफ सब करते रहे। जब वबा सारे मुल्क में फैली तो तहरीक इंसाफ ने तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ कर दिया। वज़ीर आज़म ने तो यहाँ तक कह दिया लॉकडाउन अशराफिया अपने मफादात के लिए किया गया है और दीगर रहनुमा भी सियासी गोलाबारी में मसरूफ हो गए। जवाब में पीपल्स पार्टी ने भी इल्जामात की बरसात कर दी। आज अगर ये वायरस फैला है तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से। आपके पापा ने मेहनत करके 18वीं तरमीम लेकर आए, तो वो इस वजह से तो 18वीं तरमीम नहीं लेकर आए थे कि आपकी इधर यहाँ पे लूटमार का बाजार गर्म हो जाए। डॉक्टर्स हैं पूरे पाकिस्तान के जो माहिरीन हैं, उनका मकसद भी 18वीं तरमीम है, उनका मकसद भी NFC है। शर्म करो इस तरह की बातें करते हैं। सिंध के लोगों को 27 अरब रुपए एहसास के जरिए जो है वो फैमिलीज को जो है वो तकसीम किए गए, 27 अरब रुपए। आपने फिर झूठ बोला कि हमारी मदद ही नहीं कर रहे, वफाक हमारी मदद नहीं कर रही। आप कह रहे थे 18वीं तरमीम की आड़ के अंदर ये इख्तियारात अपने इस्तेमाल करते हुए ये लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अपनी वजारत अज़मा जो है वो 2-3 सीटों पे खड़ी है इनकी, यहाँ आ गए कि 18वीं तरमीम पर बात करेंगे। भाई तुम होते कौन देखने वाले, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? कौन हमें बताएगा 18वीं तरमीम? गिल बताएगा हमें 18वीं तरमीम क्या है, पीपल्स पार्टी को बताएगा। फैसल वावड़ा बताएगा पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम क्या है। अली जैदी बताएगा हमें कि 18वीं तरमीम क्या है। इमरान खान हमें बताएगा कि 18वीं तरमीम क्या है और आइन क्या है। मतलब शर्म नहीं आती। मैं चैलेंज करता हूँ वज़ीर आज़म मुझे बता दें कि आइन के अंदर आर्टिकल कितने। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये नालायक बच्चे हैं और आखिरकार यही होगा कि घर का बड़ा जो है वो डंडा उठाएगा और फिर इनको बात समझ में आएगी। जनाब ये सूरत हाल तो आपने देख ली, लेकिन 26 फरवरी को कोरोना का पहला केस कराची में सामने आया था। आज ये तादाद हज़ारों में पहुंच गई है, लेकिन वज़ीर आज़म अब तक सिंध में नहीं आए हैं, बल्कि आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान भी नहीं गए हैं, जहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें हैं। सो जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके इत्तेहादियों की हुकूमतें हैं वहाँ तो गए हैं वज़ीर आज़म साहब। अदरवाइज़ पूरे मुल्क में उन्होंने आने की जहमत नहीं की है। और वज़ीर आज़म के कराची आने की बात तो हम अक्सर, जब भी हमने मुद्दा उठाया और जब भी पीपल्स पार्टी के बाद हम मौक़िफ़ लेते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो वो कहते थे बस अगले हफ्ते ही आने वाले हैं। बस वो अगला हफ्ता भी आया नहीं है क्योंकि अगला हफ्ता है ना, कभी कैसे आ सकता है। अच्छा जी, रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान हमारे साथ है। खुर्रम शेर जमान साहब, कोरोना एक वबा है और इंतहाई ख़तरनाक वबा है। अब तो किसी को ये शक नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत भी यही कहती है, लेकिन आपके बयानात से लगता है कि आपको ये मामला इतना संगीन नहीं लगता, और कभी लगता था शायद में भी, अब नहीं लगता। अच्छा देखिए, ये बात हमने तो कभी नहीं कही ना, मैंने कही कि कोरोना वबा नहीं है। कोरोना बिल्कुल वबा है, लेकिन मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। अब देखें पाकिस्तान के अंदर जो कोविड है ये कैटेगरी C कोविड है, जो कि सबसे कमज़ोर तरीन कोविड है। ये कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है जो इटली के अंदर है, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है। ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह के बड़े हम शुक्रगुजार हैं कि ये जो कोविड हमारे यहाँ है ये कमज़ोर तरीन कोविड है और हमने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। इस कोविड को लेकर हम यहाँ पर बैठ नहीं सकते हैं। हाँ ठीक है, 60-65 साल उम्र के 70 साल के लोगों की जो उम्र है उनको ये अफेक्ट कर रहा है, ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो उनके ऊपर ज़रूर ये इसका अफेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन हम बाकी जो आपकी कौम है, जो नौजवान लोग हैं, उनके ऊपर उस तरह का इफेक्ट नहीं है। तो ये कभी भी नहीं कहा कि वबा नहीं है, लेकिन ये कि वबा को देखना है, वबा से लड़ना है, घर में नहीं बैठ जाना है, डरना नहीं है, अपने बाकी मसाइल भी देखने हैं उसके साथ साथ। वैसे मैं पहली दफ़ा ये कैटेगरीज A, B, C और D कैटेगरी सुन रहा हूँ कोरोना वायरस से मुताल्लिक, और आपको किसने बताया है कि कोरोना की कौन सी किस्म है यहाँ पे? अभी तो इस सिलसिले में रिसर्च हो रही है, दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस। और दूसरा किसको किस तरह अटैक करता है वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। कोरोना इटसेल्फ ABC पे तो हमने नहीं कभी सुना कि आता हो कि जी, और आपने नेशनल टेलीविजन पे आके कह दिया कि यहाँ पे बहुत कमजोर वबा है, और इसी किस्म के बयानात हैं
जिससे हम फिर आवाम को हलाशेरी मिलती है कि वो बगैर मास्क के सड़कों पे बाहर निकल जाएं। अब ये बता दें कि दुनिया भर में जहां भी कोरोना पर काबू पाया गया है वो लॉकडाउन के जरिए ज़ाहिर मुमकिन हुआ है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। पाकिस्तान में मौसर लॉकडाउन कभी हुआ ही नहीं, तहरीक इंसाफ इसके हक में कभी भी नहीं रही। अब तो खैर इट्स टू लेट और अब कोई नहीं कह रहा कि अभी लॉकडाउन कर दें, लेकिन दूसरा तरीका क्या है? अब सब खोल के आवाम को शऊर फिर आप दे दें, लेकिन आप इस तरह की बातों से तो शऊर नहीं देंगे आवाम को। We'll have to find some other ways out, जैसे कि SOPs हों, जैसे कि ट्रांसपोर्ट खुले लेकिन उसके अंदर फासला हो, जैसे कि पेट्रोल पंप बंद किए हुए 5 बजे के बाद कोई सेंस नहीं बनता। फार्मेसीज़ हैं वो रात में बंद हैं, खाली दिन में खुली हुई, सेंसलेस बात है। इसी तरीके से रमज़ान के महीने में शाम 4 बजे 5 बजे बंद कर दिया जाता था। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस अभी जो कोविड के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इसकी कसूरवार तो पूरी सिंध हुकूमत है। अगर इन्होंने रात 12 बजे तक रमज़ान के महीने में खोला हुआ होता तो इतनी रश नहीं पड़ती है मार्केट में। आपने देखा में किस तरह रश था। तो इनके पास मुझे तो कभी फील होता है, वेरी सॉरी टू से, कि शायद दिमाग ही नहीं है कि किस तरह फैसले करने। हाँ, पॉपुलर फैसले करते हैं कि ऐसे फैसले करें जिसमें इनकी वाह हो। इनकी तो वाह शायद हो जाती है लेकिन यहाँ पे आवाम जो है पिस जाती है। हम थोड़े से स्पीचलेस हो गए हैं कि अगर 12 बजे तक खोल दिया जाता तो रश ना पड़ता तो कोरोना कंट्रोल हो सकता था। अगर अच्छी तरह लॉकडाउन, प्रॉपर कर्फ्यू किस्म का लॉकडाउन लगाया होता तो शायद इस किस्म की नौबत ना आती। लेकिन ये कहना कि क्या टाइमिंग होना चाहिए, दैट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत कोरोना पर बात करती हैं तो उनके पास ठोस आदाद शुमार जो हैं ये बताने के लिए कि कोरोना से कितने लोग जाँ बाग हो चुके, कितने लोगों को खतरा है, ये हमें कंफ्यूजन ही रहती है इसकी। तो भूख से कितने लोगों की जान गई और कितनों को खतरा है, ऐसे कोई ठोस नंबर्स आपके पास हैं ताकि हम आपकी किसी बात से असेस कर लें? देखिए, मैंने हुकूमत को कभी भी गलत साबित करने की कोशिश नहीं की। हाँ, कभी इस तरह की कॉल्स हमारे पास आती हैं कि हमारे जो हैं हमारे फैमिली मेम्बर हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो बीमार थे, अब उनकी डेथ हो गई है तो हॉस्पिटल वाले उनको कोविड में डाल रहे हैं। जिस तरीके से मुझे कंप्लेंट्स आएंगी, मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँगा, मैं बताऊँगा ताकि वो मुश्किलात ना आएँ। हुकूमत बात ज़ाहिर है सुनती है, हमारी भी सुनती है, उनको हाईलाइट करती है इशूज़ को, तो उस लिहाज से ज़रूर बताया। मैंने कभी भी कोई जो है ना ये नहीं कहा कि कोरोना मौजूद नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा कि SOPs पे इम्प्लीमेंट ना किया जाए। मैं ये कहता हूँ कि खुदारा लॉकडाउन की तरफ ना जाएं, मैं ये कहता हूँ कि बेरोज़गारी की तरफ ना जाएं, मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग हज़ारों क्या लाखों की तादाद में हैं जो रोज़ाना 500-600 रुपये कमाते हैं, अपने घर में देकर आते हैं कि अगले दिन बच्चे उसका नाश्ता करते हैं, दूध पीते हैं, खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं। हमें अंदाज़ा उन लोगों का क्या हुआ। खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी तमाम तर एनर्जीज। अगर ये आवाम में शऊर, कोई नहीं कह रहा लॉकडाउन की तरफ, ना कोई जा सकता ना कोई जा रहा है, और ताहयात तो कोई भी मुल्क लॉकडाउन कर भी नहीं सकता। और हमारे मुल्क की तो माशी सूरत हाल आप सबके सामने, हम सबके सामने। नोबडी विद राइट फ्रेम ऑफ माइंड इज सेइंग कि इस वक्त पूरा मुल्क बंद कर दें, हो भी नहीं सकता। सब ये कह रहे हैं कि आप अपनी तमाम एनर्जीज, तमाम सियासतदान आवाम को ये समझाने में लग जाएं कि ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, हम लॉकडाउन तो नहीं कर रहे और ना कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद इस बीमारी से बचना है। उसकी तदबीरें आवाम को बताने के लिए आप कुछ कोशिश करें, क्योंकि जब इस किस्म के बयानात आते हैं ना कि वो ये कर रहा है और ये है नहीं और ये कोरोना वरोना जब हो जाता है ना तो फिर नॉन सीरियसनेस आ जाती है। कंपैरिजन करना, डेफिनेटली गुर्बत बहुत ज्यादा है, लेकिन अब क्या गुर्बत के साथ जो गरीब बंदा है उसको कोविड भी हो जाए, ये भी साथ लग जाए? मतलब किसी चीज के तो आप डिवीजन कर ही सकते थे अगर ये प्रॉपर किया होता। Now is not the time। दूसरी बात ये कि सरकारी अस्पतालों में अब एक भी पेशेंट एडमिट करने की गुंजाइश नहीं है। मुताद्दिद सरकारी अस्पताल ऐसे हैं और गरीब आदमी को अगर खुदा न खास्ता कोरोना वायरस हो गया तो वो क्या करेगा? प्राइवेट अस्पताल से तो वो अपना इलाज कराना अफोर्ड नहीं कर सकता। आप तो प्राइवेट भी वैसे खोलें। Anyway, I cannot get over the category C of कोरोना जिससे हम ब्लेस हुए हैं। मतलब ये भी एक नई बात है और इस पर मैं जरूर रिसर्च करूंगी क्योंकि लिटरली इतने महीनों बाद सिटिंग हियर दिस द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग कि ये इतनी ज्यादा कैटेगरीज ऑफ कोरोना भी हैं और जिस पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए यार, खुदा का खौफ करें। तो क्या ये बात थी? अच्छा anyway, आगे चलें। अभी हम थोड़ा सा आगे हमने अच्छी बात करनी है। देखिए, बड़ी आजकल जोड़ियां बन रही हैं एंड इन द टाइम्स ऑफ कोरोना भी प्यार हो जाता है, तो अच्छी बातों को का जिक्र करना चाहिए। और प्लीज अपने अंदर से, जोड़ियों की जब बात कर रहे थे ना, शुरू में भी हमने बात की थी, अपने अंदर से हम लोगों को नेगेटिविटी निकालनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये नेगेटिविटी हम उसी तरह तभी निकाल सकते हैं जब हम लोगों को जब व्हेन वी सी पीपल फॉल इन लव विद ईच अदर, उनको अप्रिशिएट करें, उनको सेलिब्रेट करें। अच्छा जी, सेलिब्रेट ये करना है कि ये इजिप्ट की बात है और एक डॉक्टर है जी, वो ऑब्वियसली ट्रीट कर रही हैं बहुत से पेशेंट्स को और फिर एक कोविड पेशेंट उनके पास आया जिससे उनको प्यार हो गया, दोनों को प्यार हो गया और स्क्रिप्ट भी हो सकता है और वो ठीक भी हो गया उनके ठीक करने से, बिकॉज शी इज अ डॉक्टर। और जैसे ही वो ठीक हुआ तो उन्होंने प्रपोज किया और अब
उनकी शादी हो जाएगी। ये थी कहानी। तो मुझे अच्छा लगा अब्दुल्ला, दिस इज लाइक क्यूट। So all those who are suffering from corona and admitted, there is hope at the end of the tunnel and there is light over there. Admitted, तो आप जो हैं जिंदगी से मायूस ना हो। देखो अब्दुल्ला, मैं इतना सोच रही हूँ कि ये लड़का अगर इसको कोविड होगा और ये हॉस्पिटल में हुआ होगा तो इसको ही हैड टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, और फिर उसको वो डॉक्टर की आंखों में उसने देखा तो उसको जिंदगी नजर आई होगी ना कि बस यही है। आपको पता है ना, हमने इतनी जबरदस्त, वापस आ जाए, बोरिस जॉनसन कभी जो बेटा हुआ उन्होंने उस बेटे का नाम उस डॉक्टर के नाम पे रखा जिसने उनकी जान बचाई। सो पीपल गेट रियली इमोशनली कनेक्टेड टू देयर डॉक्टर्स। और ये पता नहीं कितनी इमोशनल स्टोरी थी कि हमने तो पूरी कहानी बना दी है। मैं तो रोल्स भी दे रही हूँ कुछ अदाकार को कि हु कैन प्ले दीज रोल्स। मेरी तो आंखों में आंसू बस तकरीबन आई। कोई ऐसी बात नहीं है, आगे चले जी। अच्छा ओके, अच्छा एक और मामला, और कोरोना वायरस से मुताल्लिक हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन हम एक और इशू पे बात करना चाहते हैं। कई तरह की कानून साजी के बावजूद तेजाब गर्दी के वाक़यात थम नहीं रहे हैं। इस मसले का हल सबको मिलकर ढूंढना पड़ेगा। गुज़श्ता दिनों जड़ावाला में शादी से इनकार पर नौजवान ने साबिक मंगेतर पर तेजाब फेंक दिया। और हमारी इस कहानी में आप बाय द वे देखेंगे व्यूअर्स कि यही रीज़न होता है, प्राइमरी रीज़न है कि अगर आप किसी को ना कर दें तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड ये हमारे यहाँ का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बहावलपुर में भी अभी आपको बताएं कि ऐसा ही हुआ है। बन जाता है ना फिर। बहावलपुर के कामरान की मंगनी मुतासरा लड़की से हुई थी, लेकिन लड़की के वालिदैन ने मंगनी तोड़ दी और फिर ऑब्वियसली यू कैन गेस कि हुआ क्या, जिस पर लड़के ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया और ऑफ कोर्स उसके बाद तेजाब फेंक दिया। और इससे पहले चंद माह में तेजाब फेंकने के कई वाक़यात हो चुके हैं। अप्रैल के महीने में कौन सी जगह, ठेकरियां वाला में शौहर और ससुर जो है ससुरालियों ने सारों ने मिलके खातून पर तेजाब फेंक दिया, तो ये भी एक चीज़ है। मार्च में शादी से इनकार पर डस्का में एक लड़की पर तेजाब फेंका गया, तो ये भी ना करने पर तेजाब हो गया। फिर फरवरी में क्या हुआ, कराची के इलाके में अजीज़ाबाद में खातून ने अपने शौहर पर तेजाब फेंक दिया। तो शहरों में ये भी हो रहा है। वैसे वैसे हमने देखा है कि जहाँ गाँव और देही इलाकों में खवातीन ज़्यादा तेजाब गर्दी का शिकार बनती हैं, वहीं शहरों में मर्द भी तेजाब गर्दी का शिकार बनते हैं। और इसी महीने में पंजाब के थाना मंसूराबाद की हदूद में खातून पर ससुरालियों ने तेजाब फेंका। जनवरी में एक होम्योपैथिक डॉक्टर पर नामालूम अफराद ने लाहौर में तेजाब फेंक दिया। पीपल गेट हायर्ड ये इन कामों के लिए। इसी पे हम बात करते हैं। नायाब अली हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से जनरल सेक्रेटरी हैं एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशन पाकिस्तान की। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो नायाब आपसे यही पूछना चाहेंगे कि इतनी कानून साजी हुई, इतनी बात हुई, इतनी अवेयरनेस हुई, फिर भी प्राइमरी वेपन ऑफ रिवेंज अगर किसी चीज़ को समझा जाए तो वो तेजाब है। तो इस पे अभी तक कोई लॉज, हमें पता है कि लॉज हैं, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो 2011 में कानून साजी हुई एसिड और क्राइम के ख़िलाफ़, उस पे काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंटेशन हुई, जिसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आया कि जो है वो कुछ हद तक जो है वो तेजाब गर्दी के वाक़यात में कमी हुई कि FIR दर्ज होने लगी 336A और 336B के तहत, और उसकी जो है वो 14 साल इम्प्रिजमेंट और 10 लाख जो है वो जुर्माना जो है वो होने लग गया। लेकिन पिछले साल जो है वो 2017 में मारवी मेमन साहिबा ने एक बिल पेश किया था, एसिड एंड बर्न क्राइम एक्ट, जो कि नेशनल असम्बली ने तो उसको पास कर दिया था, लेकिन सेनेट में वो बिल पास ना हो सका और वो बिल जो है वो लैप्स हो गया, जो कि रिहैबिलिटेशन पे बात करता था। तो जो है वो वाक़यात में जब आप पिछले सालों और अब जो है वो 2018, 19 और 20 का जब मुआवजा करें, तो चूँकि एसिड सर्वाइवर फाउंडेशन एक्चुअली काम ही डेटाबेस पे और इस चीज़ों की डाटा कलेक्शन पे करता है, तो एक वाजिया जो है वो फ़र्क उसमें नज़र आता है। और इंटरनेशनली भी अभी जिस तरह ये सीडा कन्वेंशन में वजारत इंसानी हकूक़ के कुछ वफ़द वहाँ पे गया, तो उन्होंने इसको एज़ अ गुड प्रैक्टिस के तौर पर पाकिस्तान में जो है वो पेश किया गया कि ये एक इस तरीके का जो वायलेंस जो है वो उसमें कमी हुई है। चलें, ये तो इनकरेजमेंट हमें मिल रही है कि ये कमी हुई है, लेकिन अभी भी हमने कितने वाक़यात आपको गिनवा दिए नायाब। ये बताइएगा कि 14 साल इम्प्रिजनमेंट, 10 लाख रुपए जुर्माना
मेरी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, ये आप प्लीज़ इस पर रहनुमाई कीजिएगा कि एक इंसान जिसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, शायद वो मरते मरते बचा है, जिसकी पूरी शक्ल बिगड़ गई है, और उसके बाद जो उसके जहनी हालत है उस पर भी आप सोचें कि क्या असर पड़ेगा। ये काफ़ी हैं सज़ाएँ किसी को इबरत का निशाना बनाने के लिए। और चूंकि आपके पास इतना डेटा है, ये भी बता दें कन्विक्शंस होती हैं, ये सज़ा भी मिलती है या नहीं मिलती? देखिए जो है वो हुमा, आपने बिल्कुल सही बात की कि मैं बिल्कुल बताती हूँ। मैं सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस तरह अगर कैमरा फोकस करे तो आई एम ऑल्सो एसिड सर्वाइवर। मेरे ऊपर जो चीज़ गुजरी है कि वो एक इस तरह की चीज़ है जो मुझे उसके साथ सारी ज़िंदगी जीना है। जब भी मैं शीशे के सामने खड़ी होती हूँ तो मुझे ये अपनी गर्दन के और अपने जो है वो मेरे जिस्म के ऊपर जो स्कार्स हैं वो मुझे नज़र आते हैं, और ये इतनी तकलीफ़ है एक जिस्मानी तकलीफ़ की बजाय वो जो मैंने बर्दाश्त कर ली वो मेरी जहन पे आज तक भी नक्श है। और ये बिल्कुल जो है वो इसका अजाला करना जो है वो मुमकिन नहीं है, और ये किसी भी जो है वो एसिड सर्वाइवर के लिए ये बहुत मुश्किल है। आप यकीन माने कि जब भी आज भी वो चीज़ सुबह के टाइम जब भी उठ के हमने दफ्तर जाना होता है तो वो अभी भी चीज़ मेरी नज़रों के सामने आ जाती है, और वही दर्द और वही जो अजियत जो है वो दोबारा ताज़ा हो जाती है। और जब आप कन्विक्शन की बात करें तो जो है वो ये एक नॉन कंपाउंडेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो बहुत हद तक देखें जहाँ पे तो अब इसमें बहुत से सिस्टम्स हैं कि उसमें इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से हो रही है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको किस तरीके से अप्लाई कर रही हैं। तो ये फिनोमेना जो है वो काफ़ी जो है वो होता है। अच्छा, लेकिन ये बता दीजिएगा नायब साहबा कि नेशनल असेंबली में बताया गया है वजारत इंसानी हकूक़ की तरफ से कि 50% तक कमी आई है इन वाक़यात में। आप इस डेटा से मुत्तफ़िक हैं? ये डेटा जो वजारत इंसानी हकूक़ ने लिया है ये बिल्कुल ये एसिड सर्वाइवर फाउंडेशन की रिपोर्ट से लिया गया है, और उन्होंने बाकायदा उसको कोट किया है, और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ही ये डाटा दिया है। बिल्कुल हम इससे मुत्तफ़िक हैं कि आप नंबर्स दें तो इसमें वाकई कमी आई है। ये ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो एसिड वायलेंस है उसमें कमी आई है, लेकिन उसमें मर्दों और ख्वाजा सराओं के साथ जो है वो एसिड की जो वाक़यात हैं उसमें ज़रा थोड़ी सी ज़्यादती आ गई है। तो दिस इज़ द एक्यूरेट डाटा। थैंक यू नायब साहब। नायब अली, बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में वो लोग जब काम कर रहे होते हैं हु हैव गॉन थ्रू इट, तो डेफिनेटली फिर उनके काम करने की उनकी कन्विक्शन ये जो होती बहुत है, अलार्मिंग बात है कि ख़वातीन के साथ तो इस किस्म के वाक़यात में कमी आई है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ख्वाजा सराओं और मर्दों को एसिड अटैक्स का निशाना बनाने की जो तादाद है उसमें इजाफा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एसिड सेल इसके बेचने पे भी कानून साजी हुई है, तो लिहाजा हर जगह ये बिक भी नहीं सकता, लेकिन उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन, ऑल प्रॉब्लम्स, मेरा ख्याल है रूट कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ इशूज इन पाकिस्तान इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। कि लॉ तो बना दें, तालियां बज गई, बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन फिर जाके उसको इम्प्लीमेंट करना, बिक रहे हैं, एसिड भी बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं और सब कुछ आगे। नामवर अदीब, नक़ाद, अफसाना निगार, शायर डॉक्टर आसिफ फ़ारूक़ी गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए। डॉक्टर आसिफ फ़ारूक़ी मारूफ माहिर तालीम व अदीब असलम फ़ारूक़ी के साहबजादे। बिलाशुबा अदबी दुनिया में उनका खला पूरा करना आसान नहीं होगा। बहुत अफसरदा हैं लोग, अहले अदब पर्टिकुलरली अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर फ़ारूक़ी को दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल ले जाते हुए वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। आसिफ फ़ारूक़ी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामिया कराची में अदा की जाएगी। तदफीन जामिया कराची के कब्रिस्तान में उनके वालिद के पहलू में ही होगी। डॉक्टर आसिफ फ़ारूक़ी 16 सितंबर 1959 को कराची में पैदा हुए थे और इनकी वालिदा डिप्टी नज़ीर अहमद की पड़पोती थी। डॉक्टर आसिफ फ़ारूक़ी आगा खान यूनिवर्सिटी कराची, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ और हबीब यूनिवर्सिटी कराची से भी मुंसलिक रहे हैं। वो अदबी जरीदों के भी मुदीर रहे हैं। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में भी उनका किरदार बहुत प्रोमिनेंट रहा है। डॉक्टर आसिफ की मशहूर किताबों में आलम ईजाद, आतिश फ़शां पर खिले गुलाब, चीज़ों की कहानियाँ, इसमें आज़म की तलाश और मेरे दिन गुजर रहे हैं शामिल हैं। So if you're unfamiliar with his work, he has done some tremendous work. आप ये किताबें जो हमने आपको साथ शेयर की हैं पढ़ सकते हैं। और एक और कंडोलेंस, इसके अलावा पश्तो और उर्दू के मशहूर शायर अदीब सैयद आबिद शाह आबिद इंतकाल कर गए। कोयटा में उनका इंतकाल हुआ। आबिद शाह आबिद साहब अदाकार जमाल शाह के बड़े भाई थे। So our condolences to Jamal Shah and his family as well.
अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अभी आगे बढ़ेंगे और एक आफत जिसका हुमा ने भी मुशाहिदा किया रास्ते में, खुद देखा। किस तरह आपने देखा? हम बात करें टिड्डी दल लोकस्ट की। आप लाहौर से कराची आ रही हैं? कराची से लाहौर जा रही थी, तो वो रोड ट्रिप था और कोई सक्खर के आसपास मतलब एक पूरा झुंड आपने देखा उड़ते हुए या दरख्तों पे लटके हुए? उड़ते हुए, बिल्कुल, क्योंकि आप एकदम अवेयर हो जाते हैं कि क्या चीज आपको गाड़ी को लग रही है। तो मैंने कहा ये है वो टिड्डी दल, एंड वाकई ह्यूज नंबर्स, और एकदम से वो फ्लैश आए और चले गए। बट यू कैन इमेजिन कि क्या हो रहा है। नुकसान जाहिर है उनकी वजह से पहुंच रहा है। मुल्क के 52 अजला में टिड्डी दल की तबाहकारियां जारी हैं। फसलें तबाह होती देखते किसान सख्त परेशान है, खुराक का बहरान ना पैदा हो जाए। और टिड्डी दल का ये फिनोमेना तो अब हम विटनेस कर रहे हैं, लेकिन इसकी वार्निंग और इसका अलार्म बहुत अरसे से बजाया जा रहा था। हुकूमत को बर वक्त कार्रवाई करना होगी। आपको बताया कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डियों के हमले से किसान सख्त परेशान हैं और अपनी नई फसल को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं और कुछ मुतासरा इलाकों में स्प्रे जारी है। लेकिन किसानों का शिकवा है कि अगर टिड्डियों के खात्मे के इकदाम पहले कर लिए जाते तो शायद इतना नुकसान ना होता। आपके पास वो हेल्पलाइन हो जाएगी कि आप जहां से चाहेंगे फ़ोन करेंगे और वो फ़ोन आपको, ये जो हमारा NLCC का है इदारा, यहाँ आएगा, सूबे में फ़ौरन करेंगे। हमारी तो ख्वाहिश होगी कि हर सूबा भी इस तरह का एक सेंटर बनाए। सिंध और बलूचिस्तान में भी टिड्डी दल के हमलों ने किसानों को परेशान कर रखा है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अफजाइश नस्ल के बाद टिड्डियों की तादाद लाखों तक पहुँच सकती है। पीपल्स पार्टी एक अरसे से परेशानी का इजहार कर रही है। 18वीं तरमीम के बाद भी ये आपका काम रहा है। लोकस्ट का मुकाबला करने में आपको सूबाई हुकूमत को मदद करना पड़ेगा। उस वक्त उनकी तरफ से कोई मदद नहीं आया, लेकिन उनके साथ ये तो तय हुआ कि वो हमें मदद करेंगे, इसलिए ये वापस आ रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने सुना था कि इसलिए वफाकी हुकूमत कोरोना का मुकाबले करने में देर हुआ कि वो तो लोकस्ट का तैयारी कर रहे थे। तो अब लोकस्ट पहुँच चुके हैं, लेकिन वफाक की तरफ एक प्लेन भी नहीं आया है। हम कितना नुकसान उठा सकते हैं? नेशनल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक टिड्डी दल के हमला ज़्यादा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है और मुल्क भर में 1122 टीमें लोकस कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 5300 हेक्टर्स जो हैं पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया है और अब तक मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में 5,02,200 हेक्टर्स रकबा पर स्प्रे किया जा चुका है। बट आई गेस मोर इज नीडेड। मोर इज सर्टनली नीडेड। और इसी पे हम बात करते हैं। मोहम्मद अनवर, जनरल सेक्रेटरी सिंध आबादगार इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनवर साहब। अनवर साहब, टिड्डी दल ने मुल्क भर में जो तबाही फैला रखी है, अब तक हम नुकसानात का अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे हैं। आपके पास कुछ नंबर्स हैं, कितना नुकसान पहुंचा है फसलों को? आदादो शुमार अभी तक इकट्ठे नहीं किए गए हैं, इसलिए ये कहना कि कितना नुकसान हो चुका है ये बहुत कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन एक मोहतात अंदाज़ा है कि अब तक जो है वो 10 से 15 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है और ये अभी इब्तदा है। आगे क्या होगा ये अभी कुछ इस बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो कहा जा रहा है कि इस महीने में और उससे अगले महीने में भी इसके बहुत बड़े बड़े हमले होने वाले हैं पाकिस्तान में। यकीनन ये एक रियलिटी है जिससे शायद हर कोई इसको उस तरह सीरियसली नहीं ले रहा। मोहम्मद अनवर साहब, ये बताइएगा कि अगर खुदा न खास्ता हालात ठीक नहीं होते तो इस सीज़न में कौन कौन सी खाने पीने की अशिया हैं जिनकी किल्लत हो सकती है? कहत जो है वो नज़र आ रहा है आगे, अगर इस पे कंट्रोल नहीं होता तो। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप ये कह लें कि जो पंजाब के कुछ अजला हैं या जो सिंध के कुछ अजला हैं, वहाँ पर जैसे पचेती जो फसलें होती हैं, दालों की काश्त है। मई और जून के महीने में जो हम सब्ज़ियाँ काश्त करते हैं वो है। इसके अलावा जहाँ अभी गन्ना बहुत छोटा है, कपास की फसल जहाँ अभी मई के आखिरी दिनों में काश्त हुई है, उन फसलों को जो ये आने वाला अब जो अटैक है उससे बहुत शदीद ख़तरात लाहक हैं। और एक मोहतात अंदाज़ा है साइंसदानों का भी और जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं कि कोई 600 अरब रुपए तक नुकसान जा सकता है या इससे भी ज़्यादा जा सकता है। अभी भी जो आप ये देख रहे हैं कि ये जो कोरोना में हमारे मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमारे मुल्क में इस साल पानी वाफर होने की वजह से
ज़रूरी अजनास और जो खुराक की चीज़ें हैं वो बहुत अवेलेबल थी और बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, तो इस वजह से उतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो टिड्डी दिल का हमला है ये बहुत ख़तरनाक है। अच्छा ये बताइएगा अनवर साहब कि हुकूमत और NDMA की कार्रवाइयाँ जारी हैं, जरासीम कुछ स्प्रे वगैरह भी किए जा रहे हैं, इससे कितना रिलीफ मिल सकेगा और मज़ीद क्या होना चाहिए? हंगामी बुनियादों पर इमरजेंसी लागू करें। आप ज़रूरी इमरजेंसी लागू करते हुए आप इसके एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। स्प्रे के लिए जहाज़ अगर मज़ीद ज़रूरत है तो मज़ीद बाहर से मंगवाएं, चाहे उस पर आपका कितना ही फॉरेन एक्सचेंज क्यों ना खर्च हो रहा हो, क्योंकि आपकी आगे खरबों रुपए की फसल जो है वो कहत की नज़र हो जाएगी। और जो है ये टिड्डी दिल का जो हमला है ये कोरोना की वबा से भी ज़्यादा ख़तरनाक वबा साबित हो सकती है। इसके लिए जियो मैपिंग का, सैटेलाइट का इस्तेमाल होना चाहिए और जो हमारी जो किसानों की तंजीमें हैं इनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का डिपार्टमेंट, वफाक के जो इदारे हैं इनको, NDMA, इन सबको इसके ऊपर क्लोज कोऑर्डिनेशन करते हुए इसके ऊपर मज़ीद सख्त एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए ताकि इसका कंट्रोल जल्द से जल्द किया जा सके। ख़ास तौर पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक तो जो रेगिस्तानी इलाके हैं जहाँ पर ये अंडे दे रही है टिड्डी दिल, वहाँ पर इसका स्प्रे होना बहुत ज़रूरी है। और एक आखिरी चीज़, किसानों के लिए भी ये पैगाम है कि वो इसकी जो हॉटलाइन है, जो नंबर्स दिए गए हैं NDMA की तरफ से, उस पर जहाँ कहीं भी ये अपने टिड्डी दिल देखें वो उसके ऊपर फौरी तौर पर रब्ता करें। शुक्रिया आपका अनवर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक ले रही हैं। अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन बन गई है और खास तौर पे अगर ये प्रोक्रिएट भी कर रहे हैं कि अंडे भी दे रहे हैं तो मजीद बढ़ने का भी खतरा है। नस्ल को रोकना चाहिए, तभी इन पे काबू पाया जा सकता। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। आपको बताना है कि रुकन कौमी असम्बली हाजी मुनीर खान औरकज़ई वफ़ात पा गए हैं। मुनीर औरकज़ई की नमाज़ जनाजा सपहर 3 बजे मंदूरी में अदा की जाएगी। भतीजे इरफानुल्लाह के मुताबिक मुनीर औरकज़ई कोरोना से मुकम्मल सेहतियाब हो चुके थे, लेकिन उन्हें आज सुबह नमाज के लिए उठाया गया तो वफ़ात पा चुके थे। सो यस, ही वाज सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस बिफोर दिस। अच्छा, ये बात है, मैंने एक दो बार पहले भी बातें सुनी है जो कोरोना से बिल्कुल सेहतियाब हो चुके हो अपेरेंटली, then something else happens. बिकॉज कोरोना आपके लंग्स को बहुत डैमेज कर देता है, वीक कर देता है, बहुत डैमेज करता है। जाहिर है एक वबा है, एक बीमारी है जो कि आपके अंदर तो नुकसान पहुंचाती है। अच्छा जी, that is it for today. That is all the time we have. और inshallah we're going to see you tomorrow. Have a great day. Be safe. खुदा हाफिज़।